हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ वेंझाऊ पर। मैं जाऊ जिशु ले आई हूँ आप सभी के लिए फार बाय वंडर्स का नेक्स्ट चैप्टर। जानते हो दोस्तों, बहुत ही लंबा इंतज़ार करवा चुकी हूँ और अब मैं और ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊँगी। हम इस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। वेन मुस्कुरा तो रहा था, पर उसके मुस्कान में एक उदासी छुपी हुई थी। वेन कहता है, मुझे पता नहीं था कि आज भी उनकी तलवारबाजी को याद किया जाता है। झाऊ चुप हो गया। तियानचुआन भी पूरी तरह से अचूक नहीं था। अगर ऐसा होता तो वो पहले स्थान पे बच नहीं पाता था। हाँ, ये बात अलग थी कि 20 साल पहले ही जो तलवारबाजों के जो रहते हैं, उन्होंने पहले ही खुद को उस दुनिया से अलग कर दिया था और इसीलिए कोई भी नहीं जानता था कि उनके साथ और उनकी पत्नी के साथ असल में क्या हुआ था। झाऊ चुपचाप वेन केसिंग को देख रहा था। हमारा वेन आग के पास बैठा हुआ था चुपचाप, और यहाँ तक कि हमारा चैंगलिंग भी वही आग के पास ही बैठा हुआ था। फिर हमारे वेन ने गाना गाना शुरू कर दिया। झुके हुए बाजार के सिर थे, फिर एक नया बली बाजार। मैं आलस्य से घूमता रहा। दिल में उथल पुथल थे। जो लोग मुझे जानते थे वे मेरी दुखों के बारे में बात करते थे, और जो नहीं जानते थे उन्हें लगता था मैं कुछ खोज रहा हूँ। है दूर वो नीला स्वर्ग, ये किसके कारण हुआ। झुके हुए बाजार के सिर थे। वेन की आवाज़ में उस दर्द को पहचाना जा सकता था। चैंगलिंग भी हमारे वेन के पास जाना चाहता था, पर वो उसके गाने की आवाज़ सुनकर बिल्कुल ही चुप हो गया। जब झाऊ के राजा पिंग देश पर अपना शासन कर रहे थे और उन्हें अपना घर बदलना पड़ा था, तो उन्होंने कुछ चीज़ों को देखकर वो उदास हो गए थे और उन्होंने एक उदास धुन बनाई थी। वो उन पुराने दिनों के लिए शोक मना रहा था जो कि अब थे ही नहीं। इस गाने की वजह से हमारे चैंगलिंग के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी। उसके अंदर ये हिम्मत नहीं था कि वो अपने घर वापस जा पाए, उस जगह पर जहाँ पर उसके बचपन की बहुत सारी यादें थीं। झाऊ ने अपने कमर से एक शराब का बोतल निकाला, थोड़ा झुकते हुए उससे पिया, जो कि उसके सर तक चढ़ गया। मसालेदार शराब था वो। अब वो उसके सर पर चढ़ गया, जिस वजह से उसकी आंखों से थोड़े से आंसू आ गए। जो लोग मुझे जानते थे वो मेरे दुखों के बारे में बताते थे, जो नहीं जानते थे वो सोचते थे मैं कुछ खोज रहा था। वेन ये शब्द बार बार बोला जा रहा था। उसे ये बोलने में अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो क्या वाकई में कुछ खोज रहा था। बहुत देर बाद कोई कुछ भी नहीं बोला। हमारा जो चैंगलिंग है वो सो चुका था और हमारे वेन ने गाना गाना बंद कर दिया था। अपना झाऊ उठा और उसने जो ऊपर वाले जो कपड़े पहने हुए थे उन कपड़ों को उतारा और हमारे चैंगलिंग को ओढ़ा दिया। हमारा वेन शांति से बोला, उनकी तलवारबाजी माना कि मुझसे अच्छी नहीं थी, पर वो वैद्य कला में बहुत अच्छे थे और मुझे वैद्य कला नहीं आती। मैं ज़्यादा से ज़्यादा सर्दी से लड़ सकता हूँ या फिर घावों पर पत्ती बांध सकता हूँ। फिर वो झाऊ की ओर मुड़ा और बोला, क्योंकि तुम बूढ़े आदमी की तलवारबाजी को समझ सकते हो तो तुम और क्या जानते हो। अब झाऊ वेन के पास आकर खड़ा हो गया जहाँ आग जल रही थी और अपने हाथों को बांधते हुए बोला, जियांगू में मायावी शमन मेडिसिन वैली है। और झाऊ ने बहुत सी बातें बताई हमारे वेन को। अब वेन इस बात पर मुस्कुराने लगा और मजाक करते हुए बोला, तुम्हें इन सब अफवाहों के बारे में कैसे पता है? क्या तुम अपनी लाइफ में अपना कुछ खुद नहीं करते हो? झाऊ मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, नहीं है, और इसलिए तुम ये सब बातें सुन रहे हो। दोनों ही थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। फिर वेन केसिंग बोला, ये बहुत पुरानी कहानियाँ हैं। झाऊ वेन के माता पिता के बारे में बात कर रहा था। वो उन्हें अच्छे लोग कह रहा था, बहुत सारी बातें कर रहा था। वेन की मुस्कान एकदम धीमी सी हो गई। वो बोला, अच्छे लोग। यकीन नहीं होता कि इतने सालों बाद भी उन्हें कोई याद करता है, उन्हें अच्छा कहता है। बताओ, एक इंसान को अच्छा क्यों होना चाहिए और कोई अच्छा क्यों होता है? झाऊ जवाब ही देने वाला था, लेकिन तभी उसकी नज़र झांग चैंगलिंग की ओर गई। उसने देखा कि चैंगलिंग को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। झाऊ ने देखा कि चैंगलिंग एक और बुरे सपने के कारण जाग चुका है। चैंगलिंग कुछ भी नहीं बोल रहा था, बस झाऊ के कपड़े को वो पकड़कर चुपचाप वहीं पर बैठा हुआ दोनों की बातें सुन रहा था।
झाऊ की बातें मन में ही दबी रह गई। झाऊ बोला, ज़्यादातर लोग दुनिया में अच्छे नहीं होते, पर हाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, और कई लोग तो ऐसे होते हैं जो कि अच्छा बनने का दिखावा भी करते हैं। फिर झाऊ थोड़ी देर रुका और बोला, जहाँ तक है कि जो लोग ऐसा करते हैं, जो लोग अपने आप को अच्छा बताते हैं, वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम अपने आप को अच्छा दिखाएंगे तभी तो सामने वाला पर्सन हमसे अच्छे से पेश आएगा। वेन ये सब सुन के हैरान था और फिर बहुत देर के बाद वो मुस्कुराने लगा। अब झाऊ और कुछ भी नहीं बोला और आग में और भी लकड़ियाँ डालने लगा। वेन का सिर नीचे था और वो आग को जलते हुए देख रहा था। फिर वेन वहीं पर लेट गया, चमकती तारों भरी रातों को देखते हुए, और एक आह भरते हुए बोला, ठीक है आरज़ू, तुम बहुत समझदार इंसान हो। झाऊ बस मुस्कुराया। वेन केसिंग का अगला सवाल ऐसा था जैसे कि वो खुद से ही सवाल पूछ रहा हो, क्या एक नीच आदमी भोला भाला या दयनीय हो सकता है? झाऊ बोला, हाँ क्यों नहीं। अभी वेन ने सर हिलाया, फिर बोला, आज़ू, मैंने भी महसूस किया है, तुम भले ही सुंदर क्यों ना हो, पर मुझे तुम पसंद हो। झाऊ चुप हो गया। वो जानता था कि ये इंसान अपनी इच्छाओं को रोक नहीं सकता और ज़्यादा देर तक के सीरियस भी नहीं रह सकता। वेन झाऊ की ओर देख के मुस्कुराया और बोला, ये देखते हुए कि आप मेरे माता पिता को इतना मानते हैं, आपको मेरे पीछे चलना होगा। हम एक साथ ही जियांगू की यात्रा कर सकते हैं और उनके जैसे ही किसी एक जगह पर जाकर वापस जा सकते हैं। कल मरने के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो आप इस बारे में क्या सोचते हो? झाऊ के चेहरे में कोई बदलाव नहीं आया। वो बोला, माफ़ी चाहता हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि मैं इस लायक हूँ कि भाई वेन मेरी ऐसी तारीफ भी करें। वेन हंसने लगा और इस बात का मज़ा लेने लगा कि झाऊ उससे नाराज़ लग रहा था। अब सीन कट होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी और अगली सुबह में हमारे झांग चैंगलिंग ने हमारे झाऊ ने जो उसे अपना कपड़ा दिया था उसे उसने वापस कर दिया था। झाऊ ने उसे ले लिया और चैंगलिंग की ओर देखते हुए कहा, चलो अब हम गांव के पास वापस जा रहे हैं। चैंगलिंग बस झाऊ का पीछा ही कर रहा था। अभी वेन बोला, तुम्हारा शिफू उन नायकों के साथ घुलने मिलने में काफ़ी दिलचस्प लग रहा है। वो अभी भी गांव के साथ रह रहा है, तो तुम्हें अभी सिर्फ सर झाऊ का पीछा करना चाहिए। तुम जब चाहो तब उन्हें ढूंढ सकते हो। और फिर तुरंत बोला, बेशक आप मुझे भी हमेशा ही ढूंढ सकते हैं। झाऊ ऐसे तो आगे आगे चल रहा था, पर वो आगे आगे चलते चलते ही बोला, मैंने कब कहा कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ? वेन केसिंग अपनी ठुड्डी को रगड़ते हुए बोला, तो तुम नहीं रुक रहे हो? झाऊ बोला, नहीं रुकूंगा। वेन ने चैंगलिंग की ओर देखा, फिर बोला, सच में? वास्तव में? हमारा झाऊ चैंगलिंग की ओर देख रहा था और हमारा बेचारा चैंगलिंग जो कि किसी डरपोक खरगोश के जैसे ही था। अब झाऊ गुस्से से चलने लगा और इस बीच में हमारे वेन ने आग में घी डालने का काम कर दिया। वेन चैंगलिंग के सर को थपथपाया और बोला, अरे आज़ू, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हम 3 लोगों का परिवार लगते हैं? झाऊ के पैर और भी तेज़ी से चलने लगे, ऐसे कि जैसे एक सीरियस पापा जी चलते हैं। वेन चैंगलिंग से बोला, क्योंकि यात्रा लंबी है और करने के लिए कुछ भी नहीं, तो क्यों ना मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं? चैंगलिंग बस सर हिला दिया। अब हमारा वेन खुश होकर बोला, एक बार की बात है जब माउंट यू के तल पर एक राक्षस बच्चा रहता था। दूसरे राक्षसों और भूतों के साथ वो अच्छा फील नहीं करता था क्योंकि वो परेशानियाँ पैदा करते थे। ऐसा लग रहा था कि वेन को कहानियाँ सुनाने का हुनर था। हमारा झाऊ वेन की बातें सुन रहा था। वो जो कहानी सुना रहा था उसे सुन रहा था। उसे ऐसा लगा कि वेन यात्रा करके कहानी सुनाने वाला हो सकता है। झाऊ अचानक ही एक पत्थर से टकरा गया और लगभग अपने सिर के बल जमीन पर गिर गया। वेन जो कहानी सुना रहा था उस पर ना तो चैंगलिंग कुछ बोल पा रहा था और ना ही हमारा झाऊ कुछ बोल पा रहा था।
चैंगलिंग बोला, आह हे भगवान, मैं अब भी नहीं समझ पाया। हमारा वेन हंसा और बोला, मूर्ख बच्चे, अगर तुम हमसे अलग हो तो तुम्हारा दिल भी हमसे अलग ही होगा। अब वेन चैंगलिंग को बहुत सारी बातें बताने लगा और कहानियों से जुड़ी हुई वो कुछ बातें बताने लगा, जो कि मैं नहीं बता सकती, क्योंकि अब इतना भी डिटेल नहीं बताना है ना आप लोगों को कि क्या कहानी बता रहे हैं, तो वो सब मैं नहीं बता रही हूँ। उम्मीद है आप लोग समझ पाए हो। अब इन लोग वहाँ पहुँच चुके थे चलते हुए, और हमारा झाऊ जो कि बता रहा था कि कैसे उन लोग वहाँ तक पहुँचे और चैंगलिंग वहाँ कैसे गया, वो आगे कुछ बोलने ही वाला था, पर उससे पहले ही काओ वेनिंग ने झाऊ को अंदर खींच लिया और बोला, तुम बड़ी खबर सुनने से चूक गए हो, अंदर आओ। इस समय पे हर कोई एक दूसरे से लड़ रहा है। झाऊ को इस सब चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, भले ही वो सभी एक दूसरे को पीट पीट के मार ही क्यों ना डाले, इससे उसे ज़रा भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो तो बस एक ही काम करना चाहता था, अपने खाली शराब के बोतल को भरने के लिए कोई सराय ढूंढ रहा था जहाँ से वो अपना खाली बोतल को भर पाए। साथ ही हमारा झाऊ सोने के लिए एक जगह भी देखना चाहता था जहाँ वो आराम से सो जाए और वेन केसिंग द्वारा सुनाए गए कहानियों को भूल जाए। झाऊ धीरे से काओ वेनिंग का हाथ अपने हाथ से हटाते हुए बोला, क्या हम पहले बच्चे को सर झाऊ तक लेकर जाएंगे? काओ वेनिंग अपने ही सर को मारता हुआ बोला, हाँ बिल्कुल, मैं तो भूल ही गया था। फिर काओ वेनिंग चैंगलिंग की ओर मुड़ा, उसके कंधे पर थपथपाते हुए बोला, तुम एक कम उम्र में बहुत कुछ सह चुके हो, अगली बार तुम ख्याल रखना। अब क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, इसलिए हमारा चैंगलिंग चुपचाप वहीं पर खड़ा था। वेन अचानक ही बीच में बोला, क्या बात है, क्या ये लोग अभी भी लेपिस कवच को लेकर झगड़ रहे हैं? क्या उन्हें झांग परिवार पर शक है? वो चैंगलिंग की ओर देखा और वहीं पर रुक गया। काओ वेनिंग सब कुछ समझाने लगा, क्योंकि काओ वेनिंग की नज़र में ये तीनों बाहर के तो नहीं थे। यह सब कुछ भी अच्छा नहीं है। जैसे ही कवच के बारे में बात की गई, वैसे वैसे यहाँ पर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और हमारा काओ वेनिंग बहुत सारी बातें बताने लगा जो कुछ भी हुआ था झगड़े में। यहाँ तक कि काओ वेनिंग ने ये भी बताया कि जो सर झाओ जिंग है, उन्होंने वो लेपिस के कवच का टुकड़ा जो है उसे अपने लिए ले लिया है करके। हमारे वेन झाऊ काओ वेनिंग को देख रहे थे और दोनों के ही मन में एक सवाल आया, ये जो बच्चा है ये अचानक एक दिन में से चेंज कैसे हो गया? काओ वेनिंग फिर खांसते हुए बोला, हंसते हुए क्या, पागल हो गई? काओ वेनिंग फिर खांसते हुए बोला, ये सब कुछ मुझे मेरे मास्टर ने बताया था, मैं खुद नहीं जानता कि असल में हुआ क्या है। झाऊ अचानक चैंगलिंग से बोला, क्या तुम कुछ जानते हो बच्चे, वरना तुम्हारे कमरे में अचानक आग नहीं लगी होती और ना ही बिच्छू तुम्हारी जान लेने के लिए बाहर निकलते। चैंगलिंग बस चुप होकर झाऊ को देखने लगा। झाऊ चैंगलिंग के इस आदत से परेशान हो गया था और बस गुस्से से चैंगलिंग को देखने लगा। फिर झाऊ काओ वेनिंग की ओर मुड़ा और बोला, अगर भाई काओ हमें सर झाऊ के पास ले जाए तो ये बहुत बड़ी सेवा होगी हमारी। फिर झाऊ वहाँ से चला गया और चैंगलिंग झाऊ का पीछा करने लगा। अचानक चैंगलिंग को लगा कि उसके बालों को कोई सहला रहा है। जब वो अपना सर ऊपर करके देखा तो ये वेन केसिंग था। वेन मुस्कुराते हुए चैंगलिंग को देख रहा था। चैंगलिंग वेन की मुस्कुराहट देख के थोड़ा पीछे हट गया और बोला, सर? वेन बोला, क्या तुम जानते हो कि वो दूसरों के सामने इतना शांत क्यों रहता है और तुम्हारे सामने ही अपना गुस्सा क्यों दिखाता है? चैंगलिंग अपना सर नीचे झुका के बड़बड़ाने लगा, क्योंकि मैं बेवकूफ़ हूँ। वेन हंसने लगा और बोला, नहीं, तुम मूर्ख जरूर हो पर ज़्यादा नहीं हो। वो तुम्हारे सामने दिखावा सिर्फ इसलिए नहीं करता है क्योंकि वो तुमसे दोस्ती करना चाहता है, और वो तुमसे कहता है इसलिए नहीं है क्योंकि वो थोड़ा सा शर्मीला है। चैंगलिंग हैरान हो गया, क्या सच में? वेन केसिंग अभी झाऊ की ओर आँख मूंद के उसकी पीठ की ओर इशारा करते हुए, हो सकता है कि उसके माता पिता ही उसे जन्म देने वाले हो, पर उसे जो अच्छे से जान सकता है वो तो खुद वो ही होगा ना, और इसके अलावा उसका एकमात्र हमसफ़र सिर्फ मैं हूँ, तो मैं झूठ तो नहीं बोलने वाला ना।
वेन के दिमाग में चलने लगा कि वो तो ध्यान चुआन से है, पर अगर वो ध्यान चुआन से सच में है तो फिर वो उस 7 किलो वाली सज़ा से कैसे बच गया। कुछ दिन तक सोचने के बाद हमारे वेन को ये समझ में आया कि वो वहाँ से बचा नहीं था, बल्कि उसे पता था कि किस तरीके से निकलना है। अब हमारे चैंगलिंग और वेन जो एक साथ चल ही रहे थे, तभी अचानक ही दोनों ने हमारे काऊ वेनिंग की आवाज़ सुनी, जो कि बहुत सारी बातें बोल रहा था। जैसे कि मुझे लगता था कि 2 लोगों का एक साथ रहना थोड़ा अजीब है। मैं आप 2 आदमियों को देख के थोड़ा हैरान था, पर आप दोनों की बातों को जानकर लगता है कि ये सब सही है। मतलब वो थोड़ी बहुत बातें करता है और बहुत लोगों के बारे में बातें करता है। अभी उसकी बातें जैसी थी तो हमारे चैंगलिंग और वेन दोनों ही हैरानी से काऊ वेनिंग को देखने लग जाते हैं। अब अपना वेन काऊ वेनिंग की तारीफ़ करने लगा कि उसने इतनी सारी बातें बताई और उसे इतनी सारी बातों की जानकारी है करके। अब इसलिए हमारा काऊ वेनिंग जो कि हमारे वेन से थैंक यू बोलने लगा। वेन और झाओ चैंगलिंग को झाओजिंग के पास ले आए थे। हमारे झाओजिंग ने चैंगलिंग से हर एक बात पूछी थी। वेन अपनी आंखें बंद करके सोचने लगा, ये बुरा इंसान एक लोमड़ी हो सकता है। अब वेन केजिंग थोड़ा सा झुका, तब उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। जब उसने उसे देखा तो उसके सामने कोई और इंसान था। अब वेन केजिंग उसे देखकर चलना ही बंद कर दिया और जैसे ही देखा तो तभी वो ध्यान दिया कि हमारे काऊ वेनिंग जो है वो उससे सम्मान दे के बात कर रहा था, लाइक उसकी रिस्पेक्ट करके बात कर रहा था। तो हमारा वेन जो उसे देख रहा था, तो अभी ये समझ में आता है कि वो जिससे बात कर रहा है वो मो हुआयांग है। मो हुआयांग हमारे काऊ वेनिंग की बातें सुन रहा था और जिस तरफ हमारे काऊ वेनिंग ने इशारा किया था उस तरफ देख रहा था। सामने ही हमारा वेन खड़ा था। मो हुआयांग उसकी आंखों में देख रहा था। पता नहीं क्यों, पर वेन की आंखों में देखकर उसे डर लग रहा था। उसे लग रहा था कि वो उसे जानता है, पर क्यों, कैसे और उसे डर क्यों लग रहा था वो ये भी नहीं जानता था। वो हैरान हो गया जब वो ये देखा कि वेन भी उसे देख के मुस्कुरा रहा था। जब काऊ वेनिंग ये बताना शुरू किया कि वो वेन को कितना जानता है, तो हमारा मो हुआयांग जो कि थोड़ा गुस्से में आ गया। उसे लगा कि वेन केजिंग अच्छा इंसान नहीं है। मो हुआयांग अचानक चिल्लाया, क्या तुम बोलना बंद करोगे? अब काऊ वेनिंग घबरा गया और बिल्कुल ही चुप हो गया। अब रात हो चुकी थी और रात होने पे हमारा झाऊ जो कि अपना खाना कंप्लीट कर चुका था और शराब की छोटी छोटी मतलब एक एक लिया जा रहा था। अचानक ही वहाँ पर एक इंसान आया जो कि झाऊ के पास बैठे हुए इंसान से कुछ बोला। अब दोनों ने ही अपने खाने के पैसे दे दिए और वहाँ से वो चले गए। अब झाऊ अचानक ही अपनी एक आँख थोड़ी सी खोल के देखा, पूरा का पूरा जो शराब खाना था वो आधा खाली हो चुका था। वो तो हैरान। अब वो एक इंसान को अपनी ओर खींचा और बोला, क्या हुआ? हमने सुना है कि गांव मैनर ने एक भूत को पकड़ लिया है और वो उसे फांसी देने वाले हैं। झाऊ के भौए थोड़े से उठ से गए, लाइक हैरानी से। अब वो सोचने लगा, गाओचोंग ने भूत को पकड़ लिया। झाऊ सोचने लगा, भूत की शक्ल का क्या, पर आखिर भूत घाती चाहता क्या है? ये वो लोग थे जो दिन दहाड़े ऐसा कुछ गलत काम करते थे और जिस वजह से उन लोग को भूत घाती में जाना पड़ा था। तो क्या ऐसा था कि उन लोग ये सब करने से नहीं डरेंगे दोबारा? अब झाऊ बहुत सारी बातें सोचने लगा और नीचे जाने लगा। लाइक वो ऊपर साइड था शराब पीने के लिए, तो वो नीचे जाने लगा। वो जैसे ही नीचे जा रहा था तो वो किसी से टकरा गया। माफ़ी मांगने के लिए वो मतलब माफ़ी मांगा और उसकी ओर देखा तो वो देखा कि क्या, ये तो विष्णु का एक शिष्य था, चेला, जिसकी आभा अलौकिक थी। और अलौकिक का मतलब माफ़ करना दोस्तों, मेरे को नहीं पता है, तो उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पता होगा ये बात। अचानक ही झाऊ के दिमाग में एक बात आई, आखिर उसे भी तो चावल खाना होगा। अब वो इंसान जो टकराया था वो बोला, कोई बात नहीं,
वैसा बोल के अपने कपड़े को झाड़ने लगा। फिर बोला, मैंने सुना है कि झांग परिवार के वंशज को तुम ही ताइहू तक लेकर गए थे। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं ये बाई हूँ। तो एंट्री हो चुकी है हमारी ये बाई की। बाई तेरी एंट्री हो गई बे। और ये जो मैंने कहा है बाई तेरी एंट्री हो गई बे, मतलब आप ये मत सोचिएगा कि मैं ये बाई के कैरेक्टर को डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ। ये मैं अपनी बाई की बात कर रही हूँ। बाई सुन तो रही है ना तू? खैर तू तो सुनेंगी। ये बाई झाऊ को देखने लगा। फिर बोला, तुम्हारी सांसें रुकी रुकी हैं और हरकतें भारी हैं। ऐसा लगता है तुम्हें इलाज की ज़रूरत है। झाऊ बस चुप ही रहा। थोड़ी देर तक सोचने के बाद ये बाई ने झाऊ से पूछा, तुम्हारे पास कितना समय बचा है? 2 साल या 3 साल? झाऊ ना तो हाँ बोलना चाहता था और ना ही ना बोलना चाहता था, इसलिए वो एक फीकी मुस्कान के साथ बोला, भाई आप कितने तेज तर्रार हैं। हमारा भाई झाऊ की बातों को इग्नोर कर रहा था। अब वो थोड़ी देर उससे बात किया, कुछ बातें बोला। फिर उसके बाद वो उससे कुछ बातें बोलने के बाद झाऊ को इग्नोर करके वहाँ से चला गया। अब ये भाई थोड़ी दूर जाने के बाद बोला, अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो किसी दिन मुझे शराब पिलाओ। अब झाऊ गांव मैनर में गया, लाइक जो उसका जगह है, गांव चौक का जगह है, उस जगह पे गया तो वो देखा कि एक मोटे ताजे इंसान को बांधा जा रहा था जो कि भूत ही था। उसके शरीर को ऊपर से जानबूझ के खुला रखा गया था ताकि उसके पेट पर जो निशान है भूत का चेहरा का वो दिखाई दे सके। अब झाऊ ये सब देख के जा ही रहा था, तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वेन वहाँ अचानक ही आया था। वो झाऊ की ओर देख के मुस्कुराया और बोला, मैंने तुम्हें पूरे दिन खोजा, तुम कहाँ चले गए थे? झाऊ ने वेन की बातों को इग्नोर करते हुए उस भूत की ओर इशारा करते हुए बोला, क्या तुम्हें लगता है कि वो असली भूत होगा या नहीं? वेन झाऊ ने जिस ओर इशारा किया था उस ओर देखते हुए बोला, भूत का चेहरा दिखाता है कि कोई इंसान दिन के उजाले में अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं रहा, वरना कौन है जो ऐसे टैटू अपने आप में टैटू करवाएगा। वेन की बातें एकदम साफ थी, पर झाऊ सोचने लगा कि जो टैटू बनाने के लिए जो चीज़ का इस्तेमाल होता है, मतलब जो पौधा, वो तो बस घोस्ट वैली में ही मिल सकती थी। झाऊ उस टैटू वाले इंसान को ध्यान से देखने लगा और फिर उस भीड़ से चला गया। हमारे वेन के सिंह को उस भूत से ज़्यादा दिलचस्पी हमारे झाऊ में थी, इसलिए जैसे ही वो जो भूत था उसे फांसी दे दी गई, वैसे ही वेन के सिंह हमारे झाऊ के पीछे जाने लगा। पर जाने से पहले ही वेन के पैर रुक गए, क्योंकि हमारा झाऊ पलक झपकते ही उस जगह से गायब था। अब हमारा वेन वहाँ भीड़ भरे जो नज़ारा था, वहाँ पर भीड़ भरा, वहाँ से थोड़ा सा झाँका। वेन बिल्कुल ही हैरान था, आखिर अचानक ही झाऊ कैसे गायब हो गया। वेन के मन में थोड़ा सा गुस्सा, हैरानी दोनों ही था। वेन को छोड़कर हमारा झाऊ थोड़ा आगे आ चुका था। अब वो एक घर के अंदर गया। वहाँ अंदर जाते ही उसे एक आवाज़ सुनाई दी, स्वागत है, क्या आप बैंक नोट बदलना चाहते हैं या? हमारा झाऊ किसी के सामने खड़ा था। वो उसके पास से दुकानदार के पास गया। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं सर सॉन्ग से एक काम मांगना चाहता हूँ। क्या आप मेरे लिए अपने सुपरवाइज़र से बात कर सकते हैं? दुकानदार चौंक गया। वो सर उठा के झाऊ को देखने लगा। फिर थोड़ी देर देखने के बाद बोला, पर तुम कौन हो? झाऊ थोड़ी धीमी आवाज़ में बोला, मैं तुम्हारे 7वें जो गुरु हैं उनका परिचित हूँ। मेरा लास्ट नाम झाऊ है। 7वां गुरु। ये सुनते ही उस आदमी के हाव भाव ही बदल चुके थे और वो इंसान थोड़ी दूर आगे आया और खुद झाऊ को बैठने के लिए जगह दिया। फिर वो झाऊ के जस्ट बगल में खड़ा हुआ और जो सहायक रहते हैं उससे बोला कि चाय दे दे, और साथ ही वो बोला, बेशक मैं ज़रूर सर सॉन्ग से बात करूँगा। हालांकि मुझे ये यकीन नहीं है कि वो अभी भी दांगटिंग में है भी या नहीं। क्या आप कुछ दिन इंतज़ार कर सकते हैं?
झाऊ सर हिलाया और बोला, जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप बैठ सकते हैं। झाऊ अचानक उस दुकानदार से पूछा, क्या आप लैपिस कवच के बारे में कुछ भी जानते हैं? ये सुनते ही वो आदमी हैरान रह गया। वो आदमी बोला, हाँ, क्या आप उस लैपिस कवच के बारे में बात कर रहे हैं जो लूसी के 5 टुकड़ों से बना हुआ है? झाऊ हाँ में सर हिलाया। दुकानदार तो और भी गहरी सोच में पड़ चुका था। फिर वो थोड़ी देर के बाद एक कागज़ का टुकड़ा निकाला और उसमें लैपिस कवच लिख दिया। फिर बोला, मुझे डर है कि मेरे पास इसके बारे में कोई अच्छी जानकारी नहीं होगी और इसके लिए ज़्यादा आपको इंतज़ार करने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पास और जानकारी इकट्ठा करने के कुछ और तरीके भी हैं। झाऊ एक कप चाय पिया और फिर वहाँ से चला गया। कौन जानता था कि तियानचान का जो पुराना नेता था वो अब छोटी छोटी खुफिया जानकारियों के लिए दूसरों के भरोसे रहेगा, या उस बदमाश बच्चे झांग चेंगलिंग की जान बचाने के लिए उस इंसान की मदद मांगनी पड़ेगी। हालांकि वो इंसान ध्यान देने के काबिल तो था भी नहीं और झाऊ को ये भी नहीं पता था कि वो मदद क्यों कर रहा है, क्योंकि वो दोनों तो अजनबी थे। झाऊ वही जियांगो के सड़कों में टहलता रहा, घूमता रहा, धूप सेकता रहा, क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। अब शाम हो चुकी थी। झाऊ एक शराब खाने में गया, वहाँ पर अपने लिए शराब मंगाया और कुछ खाने की चीज़ें मंगाया। अब वहीं पर एक लड़की थी जो कि बहुत सुंदर थी और वो अपना गाना बजाते बजाते अपना डांस भी कर ही रही थी। अब हमारे झाऊ ने उस जो लड़की नाच रही थी उसके पास एक बर्तन था जिसमें उसने वो अपना सिल्वर मतलब चांदी का कुछ सिक्के रखा और फिर मतलब वो उस गाने का, उस डांस का वो आनंद ले रहा था। अब वो लड़की थोड़ी सी हैरान हो गई देख के, फिर वो मुस्कुराई और फिर मुस्कुरा के हमारे झाऊ को ग्रीट करने लगी। अचानक ही झाऊ के सामने वाली सीट पर कोई आकर बैठा और उसने कहा, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि तुम मुझे शराब पिलाओ। झाऊ हैरान हो गया। उसका क्षण वसूल करता यहाँ आ गया था। ये हमारा ये बाई था। अब ये बाई ने बिना हमारे झाऊ को देखे जितना भी खाना था, मतलब बहुत सारा खाना उसने ऑर्डर कर दिया और ऑर्डर करने के बाद बस शांति से बोला, तुम्हें जो कुछ भी पसंद हो तुम ले सकते हो, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम मुझ पर शक कैसे कर सकते हो? झाऊ हमारे भाई को अजीब से देख रहा था। उसे शक होने लगा। उसने अभी हमारे ये भाई ने अभी इतना ज़्यादा खाना मंगाया था कि उससे 2 सुअरों का पेट भरा जा सकता था, ना कि 2 इंसानों का पेट भरा जा सकता था। जब हमारे ये भाई ने ये ध्यान दिया कि झाऊ कुछ और नहीं मंगवा रहा है खाने के लिए, तो उसने कहा, ओह ठीक है, तुम अभी बीमार हो इसलिए तुम्हें कुछ भी खाने का मन नहीं होता होगा, समझ सकता हूँ, पर मेरी मानो तो तुम्हें और भी ज़्यादा खाना खाना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है। झाऊ को मन ही मन गुस्सा आने लगा। अगर ये इंसान विश्वगुरु का शिष्य ना होता तो वो दूसरों का मुक्का मारने का बैग बनकर बहुत अच्छा करियर बना सकता था। अब उसी समय पर वहाँ पर एक इंसान आया जिसने एक कुर्सी खींची और बैठ गया। बैठते ही वो ये बाई को देखने लगा। आज़ू, मैं सोच रहा था कि तुम बिना बाय कहे कैसे अचानक से गायब हो गए, पर मैं तो ये देख रहा हूँ कि तुम किसी और इंसान के साथ बिजी हो। झाऊ का मूड खराब हो गया। वो मन ही मन सोचने लगा, क्या उसे ये कहकर चले जाना चाहिए कि आप लोग अपना खुद ही देख ले, मैं जाता हूँ करके। वेनके सिंह सर घुमा के झाऊ की ओर देखने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो मन ही मन अपने दांतों के अंदर अपने शब्दों को पीसे जा रहा है, जैसे वो पूछ रहा हूँ, ये है कौन आखिर। हमारे ये भाई ने वेनके सिंह की ओर सिर हिलाया और आराम से बोला, मेरा नाम ये बाई है। वेनके सिंह उसकी ओर झूठी मुस्कान दिया और फिर अपना मुंह फेर लिया। इसी वक्त पे ये बाई ने कहा, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम वही हो जिसने झांग परिवार के बच्चे के कमरे में आग लगा दी थी। और ये बाई ये बात बिना किसी परवाह के बोल रहा था।
झाऊ जो शराब पी रहा था वो प्याला हवा में ही रह गया और हमारे वेनकी सिंह की जो मुस्कान थी वो भी हवा में गायब हो चुकी थी। वेन ये बाई को देखने लगा और झाऊ काँप उठा था और वेटर जो उस समय उन लोगों के लिए खाना लेकर आया था वो ये सब देख के थोड़ा सा डरा हुआ था, जिस वजह से उसके हाथ से जो बर्तन थे वो गिर गए। लेकिन गिरते समय उसकी आंखें धुंधली पड़ चुकी थी और जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि उसका जो भी सामान था वो सफ़ेद कपड़े पहने हुए इंसान के हाथों में सुरक्षित था। झाऊ भी उसकी रफ्तार नहीं देख पाया था ये बाइक की कि कब उसने उसके सामानों को खुद पकड़ लिया करके। झाऊ भी ये नहीं देख पाया था। उसे लगा कि क्या ये सच में विशु का शिष्य है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा फुर्तीला कैसे हो सकता है। वेनकी सिंह ये बाइक की जांच करने लगा। वो सोचने लगा ये 26 के आसपास लगता है, नहीं ये 30 हो सकता है। ये भाई हमारे वेन झाऊ को इग्नोर करते हुए बस खाना खाते ही जा रहा था और जैसे जैसे प्लेट टेस्ट आते जा रहे थे हमारे वेन झाऊ के तो मतलब हैरानी होती जा रही थी उन लोगों को। ये भाई ने सारा खाना कंप्लीट किया और फिर झाऊ से बोला मुझे दावत देने के लिए धन्यवाद, और फिर ये भाई वहाँ से चला गया। तभी अचानक हमारे झाऊ बोला मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता था जो कि उसने कहा है। झाऊ बस चुपचाप अपना शराब का बोतल लिया और उसे आखिरी बूंद तक पी लिया और वो आग के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था। झाऊ को बिना किसी शक के पता था कि अगर वेनकी सिंह झांग चैंगलिंग को मारना चाहेगा तो उसके लिए उसे चींटी को कुचलने से ज़्यादा और कुछ भी नहीं होगा। उसके लिए उसे आग लगाकर हंगामा मचाने की तो ज़रूरत नहीं थी। ये तो बस एक चेतावनी थी, पर समझ ये नहीं आ रहा था कि इस बारे में ये बाई को कैसे पता चला। अब झाऊ को अचानक कुछ बात याद आई। वो अपने सीने के पास जो कपड़े थे उसे टटोलने लगा और फिर टटोलने के बाद वो थोड़ा ऊपर देखा वेन की ओर और बोला क्या तुम ज़्यादा चांदी लाए हो। वेन झाऊ की ओर देखने लगा। अब फ़िलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। मैं जानती हूँ मैंने बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवा दिया है, लाइक एक महीने इंतज़ार करवाना बहुत ज़्यादा हो जाता है, पर उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे कि मैं इतना ज़्यादा लेट क्यों लाती हूँ। और हाँ, उसके अलावा मैं आप सभी से एक बात शेयर करना चाहूँगी कि जैसे आप लोग इसके लिए इतना ज़्यादा इंतज़ार करते हो तो एक चैनल है जिसका नाम है फेक वॉइस। मैं आप सभी को उनका चैनल के बारे में बताना चाहूँगी। वो अपना मेगा जो होता है वो उसे शेयर करते हैं, साथ ही उन्होंने अपना गार्जियन भी शेयर करके रखा हुआ है और कुछ जीएल स्टोरी भी शेयर करके रखा हुआ है। और हाँ, उन्होंने भी फारवाई बंदर को हिंदी में एक्सप्लेन करके रखा हुआ है, पर फ़र्क इतना है कि वो फेक वॉइस है, मतलब कि उन्होंने वॉइसेस जनरेट किए हैं, मतलब उनका रियल वॉइस नहीं है। वहाँ पर अगर आप लोग जाकर सुनेंगे तो आप लोगों को रियल वॉइस नहीं मिलेंगी, वो एक जनरेट की हुई वॉइस है। तो उम्मीद है आप लोग उस जनरेट वॉइस को सुनेंगे और मैं जानती हूँ उसमें अलग अलग आप लोगों को वॉइस सुनने मिलेंगी। मैंने कुछ सुने हैं तो मुझे पता है अलग अलग वॉइस सुनने को मिलती है जो कि थोड़ा इंटरेस्टिंग लगती है। मुझे तो लगती है, आप लोगों का पता नहीं। और अगर आप लोगों को पसंद है अलग अलग वॉइसेस सुनना, लाइक जैसे कि वेन की वॉइस में कोई और बोल रहा है, झाऊ की वॉइस में कोई और बोल रहा है, या फिर हमारे ये भाई की वॉइस में कोई और बोल रहा है, अगर आप सभी ऐसा चाहते हो तो आप लोग ज़रूर उस चैनल को विजिट कीजिए। मैं चैनल को मेंशन ज़रूर करूँगी। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हो उसे सुने तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। उनका चैनल बहुत अच्छा है और समझा जैसे वो एक्सप्लेन का है जो कि वॉइस जनरेट है, वो भी बहुत ही मुझे अच्छा लगता है। और हाँ, एक बात ज़रूर बता दूँ दोस्तों, मैं जैसे कि मैं जब ये एक्सप्लेन करती हूँ तो मैं छोटी छोटी जानकारी नहीं देती हूँ जो कि मुझे ज़रूरी नहीं लगती, पर उसमें मुझे यकीन है कि उसमें तो छोटी छोटी जानकारी ज़रूर दी गई होंगी। अगर आप लोग छोटा सा भी जानकारी मिस किए होंगे तो आप उसे ज़रूर सुन सकते हैं।